के अंदर हम बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है बैक प्रोपेगेशन को ना। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया न्यूरल नेटवर्क का, ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसकी 2 लेयर हैं या ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसकी एक हिडन लेयर है, ठीक है। उसके हमने फॉरवर्ड पास की बात की थी, मतलब ये वाला नेटवर्क मैं दोबारा से उसको अगर बनाना चाहूँ तो वो नेटवर्क कुछ ऐसा है। अच्छा, पहले मैं उसका आर्किटेक्चर शो करता हूँ, फिर उसका मैं कंप्यूटेशनल ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। देखें ज़रा, ये हमने कहा था कि हमने हमारा जो इनपुट है वेक्टर, हर एग्जाम्पल के जो नंबर ऑफ़ फीचर हैं वो हमने अस्यूम किए थे वो 3 हैं, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के अंदर 3 फीचर हैं और ये वेक्टर मैं इनपुट देता हूँ अपने न्यूरल नेटवर्क को, और इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमने जो नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स रखे थे पहली लेयर के अंदर, वो रखे थे हमने कितने, 4, ठीक है। और आखिरी लेयर के अंदर हमने जो नंबर ऑफ़ न्यूरॉन रखे थे वो 1 थे, यानी कि ये बेसिकली आर्किटेक्चर था हमारा। और इस नेटवर्क के आर्किटेक्चर के अंदर बड़ी वजह से देखें, थोड़ा मैं रीकैप कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि ये नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स से पहली लेयर के अंदर वो हैं 3, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स एट लेयर नंबर 1 इज़ इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स एट लेयर नंबर 2 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे बड़ी वजह से इस बात को देखिए, मैं इसको क्योंकि इसी बुनियाद पे बड़ी सारी हमने कैलकुलेशंस करनी है। देखिए यहाँ पे जो मेरा वेक्टर है W वेक्टर लास्ट टाइम हमने बनाया था W1 वेक्टर, ठीक है। W1 जो वेक्टर है, मतलब पहली लेयर के अंदर जितने भी W's हैं उनको हमने एक मैट्रिक्स के अंदर अरेंज किया था, ठीक है। और शाबाश, मुझे बता सकते हैं उस मैट्रिक्स का क्या साइज़ है? जी जी जी, नहीं क्या साइज़ है जी? 4,3। और इसकी रीज़न भी मैंने लास्ट भी आपको बताई थी कि कैसे देखें फॉरवर्ड पास हो रहा है, तो ये अगर साइज़ होगा तो रिक्वायर्ड जो डायमेंशंस हम चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं, वो होगी, ठीक है। इसी तरह से देखिए ज़रा, ये जो W2 हमारी लेयर है, इस पे जो नंबर ऑफ पैरामीटर हैं या W's हैं वो क्या है, उनकी डायमेंशन क्या है, 1,4, ठीक है। यानी कि जिस लेयर की बात कर रहे हैं उस पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कामा उससे प्रीवियस लेयर के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है जी। अच्छा, ये बात की। इसी तरह से B जो 1 है जी, यहाँ पे उसका साइज़ है 4,1 और यहाँ पे जी क्या है 1,4। जी मैं ठीक लिखा, गलत लिखा? 1,1 सही है जी। तो ये हमने बात लास्ट टाइम की थी पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, इसी तरह से ज़रा मैं थोड़ा सा रिकैप पिछले लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में करूं। देखें, ये है नेटवर्क का आर्किटेक्चर। क्या मतलब, ये जो W's और B's जो हमने वेक्टर रखे ना, इनके साइज़ इस नेटवर्क आर्किटेक्चर के हवाले से ये फिक्स रहेंगे। ये फिक्स रहेंगे से क्या मुराद, भले आप उसे एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल इनपुट दें, भले आप उसे x की बजाय ना, ये x एक वेक्टर है जिसके अंदर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, आप सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को एक मैट्रिक्स के अंदर डिज़ाइन मैट्रिक्स बना के उसे एज आ इनपुट दे दें, स्टिल आपके इन W's और B के जो डायमेंशन है क्या रहेंगी, ये सेम रहेंगी। ये लास्ट टाइम हमने बात की। ना सिर्फ ये सेम रहेंगी, बड़ी तवज्जो सुनिएगा बात। देखें, जैसे W1 की डायमेंशन क्या है, 4/3। शाबाश, मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ कि इसके ग्रेडियंट या इसके जो हर एलिमेंट का जो मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है, या dW मैं कहूँ dW1, शाबाश, उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसकी डायमेंशन वही है जो W1 की है। दिस इज सेम। इसी तरह से dB की डायमेंशन भी वही है जो B की है। इसी तरह से dW2 की डायमेंशन भी सेम है जो W2 की है। और इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट बात थी, यानी कि अभी हम जो कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो उसके अंदर ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हमने देखना है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, देखें जरा, इसी तरह से देखें जरा, लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी
कि देखें अब इसके अंदर जो जी वेक्टर है, ये बात समझ आ गई पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में? इसमें कोई सवाल जी? कोई सवाल? ठीक है, दोबारा से इस बात को देखें, मैंने कहा था जो सबसे क्रिटिकल बात है न्यूरल नेटवर्क के अंदर ना, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास के अंदर ना, आपके जहन में जो इंपॉर्टेंट बात रहनी चाहिए वो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैट्रिक्स के साइज का कंपैटिबल होना बड़ा जरूरी है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। दूसरा, डेरिवेटिव कैलकुलस के कॉन्टेक्स्ट में बात की, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और डेरिवेटिव फाइंड करने के हवाले से हमने चेन रूल को अप्लाई की। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको जहन में होना चाहिए, बस बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसान सी, ठीक है। यानी कि बड़ा बेसिक सा देखें लीनियर अलजेब्रा का आइडिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का और डायमेंशन चेक करने का, और कैलकुलस का बड़ा ही सिंपल सा आइडिया कि कैसे डेरिवेटिव लेते हैं और चेन रूल अगर अप्लाई करें तो देन डेरिवेटिव क्या होता है, बस ये अप्लाई होता है और कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये मैंने बात सारी की है किसकी? पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ Z के कॉन्टेक्स्ट में ना, जो हम कंप्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कंप्यूट हो रहा है, यहाँ पे Z1 of 1 और A1 of 1, ये हमारी है लेयर नंबर 1, ऐसी है ये लेयर 1। अगर मैं इसको सारे को वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मतलब Z1 मेरी लेयर है, इसके अंदर कितनी आउटपुट आ रही है, Z की कितनी कैलकुलेशन हो रही है? 4। अगर मैं कहूँ उसे वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दूँ तो क्या कैसे करूँगा, उसकी क्या डायमेंशन होगी जी? 4,1, इट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है। एक ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में क्या डायमेंशन है इसकी? 4,1, सही है। अच्छा, इसी तरह से ए की डायमेंशन क्या होगी? A1 की, जो Z1 की है, इसकी डायमेंशन बिल्कुल सेम है। ये क्या है? 4,1। हाँ जी, एग्री। अभी एक ट्रेन एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हाँ जी, यहाँ पे हमने कहा ये हमारा एक ही न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पे अगेन Z1 ऑफ लेयर 2, A1 ऑफ लेयर 2। हाँ जी, यहाँ पे Z1 ऑफ 2, जी शाबाश, क्या डायमेंशन है? 1,1, शाबाश, ठीक है। बेसिकली स्केलर वैल्यू है। इसी तरह से हाँ जी, A1 ऑफ 1, जी उसकी डायमेंशन क्या है? सेम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखिएगा, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, अगर मैं एक ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ, DZ की डायमेंशन क्या होगी? DZ1 की, वही जो Z1 की है। इसी तरह से हाँ जी, DA1 की डायमेंशन क्या होगी? जो A1 की है। और बिल्कुल इसी तरह से DZ1 की 2 की डायमेंशन क्या होगी? जो Z2 की है। और इसी तरह से ये भले मैं वेक्टर कह रहा हूँ तो ये 1 यूनिट निकाल देता हूँ, ठीक है, 1 निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे 2 लिखना, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब मैं आखिरी एक बात करना। अच्छा चलें शाबाश, अब मुझे ये बताएं, अगर मैंने ये एक्स ट्रेनिंग एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ ये बात हम कंप्लीट कर लें जी। अगर मेरा एक्स डिज़ाइन मैट्रिक्स है, देखिए एक्स मेरी सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। अब एक्स एग्जाम्पल, अब एक्स क्या है बेसिकली? एक्स मेरी डिज़ाइन मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैंने सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को स्टैक कर दी। कैसे करके? ये हमने डिज़ाइन मैट्रिक्स कई दफ़ा जिक्र किया। ये है मेरी पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर, ये मेरी दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर, एंड अप टू M ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर। क्या साइज हुआ इसका? जी शाबाश, N, M। यानी कि यहाँ फर्ज किया 3 फीचर हैं तो क्या होगा? 3, M, ठीक है। M इज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। हाँ जी, बात समझ आइए। चले शाबाश, अब जरा देखिएगा, अब ये तो इनपुट जब 1 थी तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ डायमेंशन को मेंशन किया। शाबाश, अब जरा मुझे बताएं, अगर मेरी x जो है इस डायमेंशन की है, x जो है N/M डायमेंशन है, तो अब जो z की वैल्यू होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा? जी पहली बात, Z1 की क्या डायमेंशन होगी? 4, M। शाबाश, अगर ये है तो इसकी डायमेंशन ये है तो इसकी क्या डायमेंशन होगी? बिल्कुल सेम। और इसी तरह से आउटपुट जी, यहाँ पे
1 कामा m, ये लास्टली हमने देखा भी था, और इसकी भी 1 कामा m। ठीक है, बड़ी तवज्जो से प्लीज बात। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अब अगर ये ट्रेनिंग एग्जांपल है, क्या W और B चेंज होंगे? W और B इस आर्किटेक्चर के चेंज होंगे? उनकी डिमेंशन चेंज होगी? उसकी डिमेंशन नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये W और B जो है पैरामीटर जो है वो आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है। तो उनकी डायमेंशंस, भले आप सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल इनपुट दें नेटवर्क को, या आप सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जांपल को की मैट्रिक्स बना के उसे इनपुट दें, तो W और B पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये जनाब लास्ट क्लास के अंदर कुछ हमने चीज़ें रिकैप की, थोड़ा सा मैंने इसको ऐड भी कर लिया। अब देखें जरा जी, फॉरवर्ड पास। अब मैं इसका ना ये ना इस आर्किटेक्चर को भूलना नहीं है आपने। इस आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ना मैं अब इसका कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाने लगा। ठीक है, ये तस्वीर ज़हन में रहेगी? ठीक है, अब मैं इसका कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाने लगा। देखें जी, कंप्यूटेशनल ग्राफ सबसे पहले क्या कंप्यूट हो रहा है? x। अच्छा, मैं अभी दोबारा से जो डिस्कशन करने लगा ना, मैं बेसिकली इंटेंशन हमारी क्या है, हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन या बैकवर्ड पास के दौरान जो भी डिफरेंट कंप्यूटेशन होती हैं वो हम कैसे डिराइव करते हैं, मैं आज हमारी सारी डिस्कशन उस कॉन्टेक्स्ट में होगी। ठीक है, अभी मैं पहले डिस्कस करूंगा सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बैक प्रॉप कैसे हो रहा है, बैकवर्ड पास कैसे कंप्यूट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कैसे सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बैकवर्ड पास कैसे होता है, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या कंप्यूट करते हैं, हम डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं या ग्रेडियंट कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी आज डिस्कशन होनी है। अच्छा जी, सबसे पहले फॉरवर्ड पास अगर मैं लिखूं, मैं कंप्यूटेशन ग्राफ बनाने लगा हूं, उसके अंदर हम इस तरह से ये कैलकुलेशंस कर रहे थे। सबसे पहले हमने z को कंप्यूट किया। z को हमने यहाँ इस वाले नोड को इनपुट क्या दिया, जरा गौर से देखिएगा, इसे मैंने x इनपुट दी है। x मेरा क्या है? वेक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ फीचर 3 है, तो 3/1 का वेक्टर, उसे मैंने इनपुट दी। इसी तरह से ये मेरा W मेरी मैट्रिक्स है, जो कि अभी हमने देखी है नेटवर्क आर्किटेक्चर कॉन्टेक्स्ट में, जो जिसकी डिमेंशन क्या थी, 4,3। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हिडन लेयर पे 4 थे और इनपुट 3 थी, तो इस वजह से डायमेंशन है उसकी 4,3। प्लीज इन चीज़ों को ज़हन में रखना आप, यानी कि आर्किटेक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए आपके। जो भी मैंने तस्वीर बनाई मैंने अभी मिटा दिया, लेकिन आपके जहन में वो नक्श होना चाहिए। चलिए, उसके बाद इसी तरह से ये जो बी वेक्टर है हम इनपुट जिसे दे रहे हैं, इसकी डायमेंशन क्या है, 4,1। तो इस वजह से इसकी जो आउटपुट आई है वो आई है 4,1। ठीक है, ये है 3/1, ये है 4,3, ये है 4,1। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगली कैलकुलेशंस, इसके बाद क्या कंप्यूट होना है, इसके बाद होना है ए कंप्यूट। ए जी, A1 और कैसे कंप्यूट होगा, वी अप्लाई। अभी जो हमने एक्टिवेशन फंक्शन रखा फॉर इंस्टेंस सिग्मॉइड है, लेकिन असल में हकीकत ये है कि हिडन लेयर पे कभी भी सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई नहीं होता, एक्टिवेशन फंक्शन कोई और अप्लाई होता है। यानी कि ए जो कंप्यूटेशन है ना, कभी भी सिग्मॉइड फंक्शन को हिडन लेयर पे अप्लाई नहीं करते, यूज नहीं करते। जर्नल प्रैक्टिस क्या है, देखिए प्रॉब्लम हमारी क्या है, दोबारा इस बात को सुनिए। प्रॉब्लम क्या है, हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब है, आउटपुट जो न्यूरॉन है हमारा एक ही था, ठीक है, और उस पर जो हमने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया था वो क्या था, वो सिग्मॉइड था। दिस इज मैंडेटरी कि अगर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, आउटपुट पे जो एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिग्मॉइड होना चाहिए। लेकिन हिडन लेयर पे जरूरी नहीं है कि आप सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करें। इसके अलावा और फंक्शन है जैसे tan h, जिसका जिक्र इंशाल्लाह मैं अगर आज की क्लास के अंदर टाइम मिला तो करूंगा, अदरवाइज अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम एक्टिवेशन फंक्शन और कौन कौन से हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे हम कि सिग्मॉइड से वो क्यों बेहतर है। ठीक है, तो इसके अलावा tan h के नाम से एक फंक्शन है, जैसे रीलू के नाम से एक फंक्शन है, लिकी रीलू के नाम से एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अलावा और फंक्शन है जिनको हिडन लेयर पे यूज करते हैं एज अ in order to apply the non-linearity, in order to
अप्लाई सम एक्टिवेशन, यानी कि इन ऑर्डर टू अप्लाई सम थ्रेशोल्डिंग, हम कोई और एक्टिवेशन फंक्शन। तो अभी मैं ना क्या करने लगा हूँ, मैं ना इसको ना देखिए बड़ी तवज्जो से देखें, मैं सिग्माइड की जगह पता क्या कहने लगा हूँ, जी कहने लगा। कोई भी जर्नल सा एक्टिवेशन फंक्शन, कोई सिग्माइड के अलावा, ठीक है, उसे मैंने सिग्मा वाला साइन नहीं, अब मैं जी यूज कर लूँ। और अप्लाई किस लेयर में किया है, लेयर नंबर 1, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? दिस इज फंक्शन बेसिकली, इसका कोई रोल नहीं है, फंक्शन। दिस इज फंक्शन, जैसे सिग्माइड फंक्शन था ऐसे ही कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। वो अप्लाई करेंगे इनपुट पे और वो हमें कोई आउटपुट देगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, v1, सही है। अच्छा जी, इसकी डिमेंशन दोबारा से देख लेते हैं। इसकी डिमेंशन है 4, 1, इसकी डिमेंशन क्या होगी, 4, सही है जी। ये फॉरवर्ड पास की बात करते जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये पहली लेयर, दूसरी लेयर जी, दूसरी लेयर जी शाबाश, दूसरी लेयर पे भी यही काम करना है। कैसे जी, यहाँ हम करेंगे जी Z2 को कंप्यूट, कैसे, W2 ऑफ जी शाबाश, क्या, A ऑफ 1 प्लस B ऑफ 2, ये अप्लाई करेंगे। अब देखें जरा यहाँ पे, सर चलो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे इनपुट, ये क्या डिमेंशन है जी शाबाश, इसकी डिमेंशन क्या है, 4, 1। हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1, और इसका साइज फिर क्या रखने की जरूरत थी, 1, ठीक है। अच्छा जी, प्लस B, इसकी डिमेंशन क्या होनी चाहिए, 1, ये था ये एक न्यूरॉन, इसी ये बायस टर्म एक ही थी। अच्छा, जिसके बाद जी नेक्स्ट A2 हमने कंप्यूट किया, वो कैसे, यहाँ हर सूरत ही सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करना, किस पे, Z, तो इसकी डिमेंशन क्या है जी, इनपुट की डिमेंशन है 1, 1 और आउटपुट क्या होगा, सही है जी। अच्छा, इसी तरह से इसके बाद हमने, ये हमारी प्रेडिक्शन है बेसिकली। इसके बाद लॉस कंप्यूट करते हैं, और लॉस को भी हम अगर फॉरवर्ड पास के अंदर ही कंसिडर करें तो लॉस इज, क्योंकि एक ट्रेनिंग एग्जांपल है तो लॉस आएगा बिटवीन प्रेडिक्शन एंड जो लेबल वैल्यू, ठीक है जी। तो ये फॉरवर्ड पास। अब और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हमने इक्वेशन डेराइव की, लास्टली हमने देखी थी, और मैंने आपको फिर कहा कि इसके बाद बेसिकली हम बैकवर्ड पास की बात करें, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी असाइन किया था, याद है, शाबाश, हाथ खड़ा करें जिन्होंने क्या जो करके आए। मैंने कहा था, देखिए जरा, अब ये फॉरवर्ड पास हो गया, बैकवर्ड पास के अंदर क्या होगा, मैंने कहा था ये कंप्यूटर क्या, देखें जरा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dW2, या जिसे मैं कहता हूँ dA2, इसे कंप्यूट करें जी। किया किसी ने जी शाबाश, बहुत आसान सा था, देखें ये लॉस फंक्शन क्या है जी, लॉस फंक्शन है -y log A2 प्लस 1 - y log 1 - A2। अब इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू A2 जी, तो क्या आएगा जी, दिस इज इक्वल टू जी y -y ओवर A ऑफ 2 प्लस 1 - y। देखिए, जो हमने शैलो नेटवर्क के अंदर किया बिल्कुल वैसे ही है, जस्ट वहाँ A था, यहाँ A2 आ गया, और कुछ भी नहीं, ये भी वही कैलकुलेशन है जी। अब जरा इसके बाद Z कंप्यूट करूँ, dZ जी, यानी क्या मतलब, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Z2। ये क्या आना था, अगेन चेन फार्मूला अप्लाई करना है, चेन रूल, कि आप Z2 को अफेक्ट करें, वो इनिशियली किससे अफेक्ट करती है,
A2 को, और A2 को अगर आप चेंज करते हैं तो वो अल्टीमेटली लॉस को, ये वाली टर्म ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं, ये हमें डायरेक्ट कंप्यूट करने की ज़रूरत है। ये कहाँ से, कौन सी फार्मूलेशन से हमें पता चलेगा? ये वाली फार्मूलेशन जो ऊपर लिखी है, इसका डेरिवेटिव, सॉरी इस वाली फार्मूलेशन, इसका डेरिवेटिव आप कंप्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू z। शाबाश, a इंटू 1 माइनस ए, सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव उसी टर्म के अंदर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी क्या क्या मतलब, इस वाली टर्म को माइनस वाई A2 प्लस 1 माइनस वाई 1 माइनस A2, इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ? हाँ जी, A2 इंटू 1 माइनस A2 के साथ जी। तो आंसर क्या आया जी? A माइनस, ये मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, अगेन ये वही कैलकुलेशन जो पहले हमने की है। हाँ जी, एग्री करेंगे इस बात से? अच्छा, ये क्या कंप्यूट कर लिया हमने? ये डी जेड कंप्यूट, डी जेड ऑफ, ठीक है। इसके बाद देखें ज़रा, इसको इनपुट सिर्फ देखें ज़रा, सॉरी इसकी इनपुट के बारे में ज़रा हमने देखें, जैसे इसे इनपुट मिल रही है A, बिल्कुल इसी तरह से इनपुट क्या मिलेगी इसे? A2 और B, सही है। और अभी हमें क्या कंप्यूट करने की ज़रूरत है? हाँ जी, हम कंप्यूट करेंगे dW2 और सही है जी, जी शाबाश। चले, मैं ये हम चीज़ें गुम ना कर दें, मैं ज़रा इसे ना अलग-अलग कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये चीज़ें ज़हन में रहे कि हमने, मैं सर्कल भी लगाता जाता हूँ ताकि सारी कैलकुलेशंस इकट्ठी रहे। ये DA पड़ा है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम कंप्यूट करते हैं जी, कंप्यूट करते हैं DW, देखें जरा, DW कंप्यूट करना मतलब क्या? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू DW2, ठीक है, दिस इज DW2 जी। शाबाश, कैसे आएगा जी? मैं चेंज कर रहा हूँ W को, ये वो इनिशियल इफेक्ट किस पे डाल रहा है? Z पे, और Z जो है वो अल्टीमेटली इफेक्ट डाल रहा है किस पे? ठीक है जी। अब अगेन देखें ज़रा, ये क्या है? दिस इज DZ2, वो ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं, और ये हमें कंप्यूट करने की ज़रूरत है। शाबाश, Z का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू W, वो कौन सी फार्मूलेशन है जो हमें बताएगी? वो Z की, जी शाबाश। क्या आंसर आएगा? यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W2, क्या आंसर आएगा? A1, सही है। तो A1 इसका मतलब है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जरा बड़े गौर से देखिए प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ मैं लिखूंगा क्या? ये मेरा क्या है? ये क्या है? DW। देखें, डायमेंशंस बड़ी अहम है, यहाँ जिक्र नहीं मैंने किया डायमेंशन का, दोबारा से कर लेते हैं। इसकी, चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। DZ2 की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? आउटपुट क्या आएगा? दोबारा से, चलिए इससे पीछे शुरू कर लेते हैं। A2 की डायमेंशन क्या थी? 1/1। DA2 की क्या होनी चाहिए? 1, इट्स फाइन। देखें ना, ये एक स्केलर वैल्यू कंप्यूट हो गया है। हाँ जी, DZ2 की बात कर लेते हैं, इसकी डायमेंशन क्या है? 1, ये DZ2 क्या है? इसकी डायमेंशन क्या है? 1, एक स्केलर वैल्यू, इट्स फाइन, ठीक है। चलें अब जरा यहाँ आ जाते हैं जी। शाबाश, हाँ जी, W2 की डायमेंशन क्या थी? 1, 4। शाबाश, ये ज़हन में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जितनी बातें की हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है, तो गौर करना है इस पर आप। 1, 4, इसकी डायमेंशन है 1, 4।
यहाँ लिख रहे 1,4। अच्छा जी, इसकी डिमेंशन अभी आपने बताई है, क्या है जी? 1,1। अच्छा जी, ए की डिमेंशन क्या है? A1 की 4, सही है। तो ये कैसे हम कंप्यूट कर पाएंगे? क्या करें, क्या तरीकाकार अपनाएं? शाबाश, इसका ट्रांसपोज ले लें जनाब। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देन इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो देन क्या होगा? इसकी डिमेंशन 1,4 होगा। 1,4 एक मेरा रो वेक्टर है, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा एक स्केलर वैल्यू के साथ। अगेन आंसर क्या आ गया? 1,4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल। जो आपने पहले कैलकुलेशन की थी उसके अंदर शायद आपको ये ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आप ट्रांसपोज ले। ठीक है जी, ये बात समझे, जेन में रहेगी, इसको जेन में रखना। ये सारी क्वेश्चन हमने लिखनी है जी। ये हमारी तीसरी क्वेश्चन आ गई, 1, 2 और 3। ठीक है जी, ये तीसरी क्वेश्चन है, इसको भी मैं सर्कल कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू dw, सॉरी, ये क्या आएगा? dB1। ये क्या है जी? शाबाश, कि मैं b को चेंज करूं, वो इनिशियल इफेक्ट डाल रही है z पे, सॉरी B2 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी हाँ बिल्कुल ठीक है, B2। ठीक है जी। तो अगेन ये वाली बात हम, दिस इज dz जो कि हम कंप्यूट कर चुके हैं, और ये हमें कंप्यूट करना है। तो ये क्या आएगी वैल्यू जी? शाबाश, क्या वैल्यू आएगी इसकी? यानी कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, z ये है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, ये टर्म कांस्टेंट कंसीडर होगी, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा dB क्या आ गया? dB इज इक्वल टू, देखिए जी, dB क्या आ गया? जस्ट dz। ठीक है जी, इसकी डिमेंशन क्या होगी जी? जो इसकी है 1,1, इसकी डिमेंशन 1,1। ठीक है, सही है। अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, मोर और लेस ये हमारे शैलो नेटवर्क के साथ जो हमने कंपटीशन की वही थी, ऑलमोस्ट सेम। चलें जी, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं इससे प्रीवियस नोट्स पे हमने कैसे बैकवर्ड पास किया जी। यहाँ पे आइए, जी हमने कंप्यूट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू विच इज बेसिकली जी, इसे मैं कह देता हूं, बड़ी ही तवज्जो फरमानी आपने, शाबाश, Z2 पे इसका इफेक्ट, और Z2 का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। सही है, अब ये कंप्यूट करने की जरूरत है। क्या मतलब? z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, क्या आंसर आएगा? सिर्फ w। शाबाश, सही है। पहले हम a के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, अब हाँ सॉरी, पहले हम w के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, अब हम a विद रिस्पेक्ट टू a कर रहे हैं जी। आंसर क्या आ गया इसका? देखिए जरा, ये आ गया dz। मैं बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को, ये है d, मैंने सही लिखा गलत लिखा? dz क्या, ये dz है, dz सही है, सारे लोग एग्री कर रहे हैं। dz मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी क्या बताया आपने मुझे? w1 के 2 उनका w2 है ना इसके अंदर। चले जी, अब शाबाश, ये मेरा आ गया है, इसको मैं, ये है dA
1। अच्छा जी, डी ए की डिमेंशन क्या है? जो A1 की थी क्या है जी? जी 4,1। अच्छा जी, अभी इधर आप बड़ी थोड़ी, इसकी डिमेंशन क्या है? Z2 की 1,1। हाँ जी, इसकी इंटरेस्टिंग बात 1,4। ठीक है जी, क्या करें? ये चाहिए, ये है जी, शाबाश। शुरू में ले आए, शुरू में भी ले जाएंगे। देखिए ये स्केलर वैल्यू, दिस इज अ स्केलर वैल्यू, दैट्स इट। कोई 5 6 ऐसा कोई नंबर है, शाबाश। जस्ट टेक अ ट्रांसपोज ऑफ दिस। अगर मैं इसका लूंगा ट्रांसपोज, देखें अगर मैं इसका लूंगा ट्रांसपोज दिस वन, इसकी डिमेंशन क्या हो गई? इसकी डिमेंशन चेंज हो गई 4, बिल्कुल ठीक है। बस यही चीज़ है जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसका ख्याल करना। सॉरी, नहीं स्वैप नहीं करना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक नंबर है, नंबर 5 6 ऐसा कोई नंबर है, उसे मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम वेक्टर के साथ, दैट्स इट। हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अब इसकी आउटपुट ये आएगी। बस यही जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यही क्रिटिकल बात है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने कंप्यूट कर लिया। इंटरेस्टिंग बात, ये हमने क्या कंप्यूट कर लिया जी? चलें, इसके बाद एक स्टेप और पीछे आते हैं। यहाँ क्या कंप्यूट करेंगे? DZ1 विच इज़ कि मैं निश्री इसको चेंज करूँ, ये आई को चेंज करेगा, और देन ठीक है जी। और ये कंप्यूटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि ये है, सॉरी आप किससे पूछ रही? DA का, DA1 नहीं चेंज होगी ना, ट्रांसपोज ले लिया इसका। इसकी डिमेंशन थी 1/4 ना, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, इसकी क्या डिमेंशन बन गई? 4,1। ये कोई कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 4 5 कोई नंबर, ठीक है। पहले ये रो वेक्टर था, अब ये कॉलम वेक्टर बन गया, बस उसे मैं एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये मुझे आउटपुट क्या देगा? 4,1। ठीक है। चलें जी, अब शाबाश यहाँ पे आ जाए। देखिए जी, ये तो है, दिस इज बेसिकली दिस इज, हाँ जी ये क्या है? दिस इज DA1, जो कि ये हम कंप्यूट कर चुके हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आप, ठीक है, आपकी तवज्जो चाहिए। ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे आने वाला एक काम। ये क्या है जी? टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। अब हमें नहीं पता कि करंटली अभी हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं सिग्मॉइड ले सकता हूँ, मैं tan h ले सकता हूँ, मैं रीलू ले सकता हूँ, मैं लीकी रीलू, कोई भी फंक्शन इस तरह का ले सकता हूँ, एक्टिवेशन फंक्शन। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा, बस। तो मैं अपना जर्नल सा लिख देता हूँ, अभी फिक्स नहीं कर रहे, तो मैं ऐसा करने लगा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ g ऑफ 1 का डेरिवेटिव, मैं डैश लाइन लगा दी, विद रिस्पेक्ट टू z1। ठीक है, इसे मैंने ऐसे करके लिख दिया, ये बात समझ आई? यानी कि जस्ट इसका डेरिवेटिव मैंने डैश लाइन ला। ठीक है, अब हम डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, हर एक का मैं आपको डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बता दूंगा, जस्ट उसका आंसर आपने यहाँ पुट करना है, बस और कुछ नहीं। ये बात क्लियर है जी? अब जरा देखिएगा, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज। आखिरी क्रिटिकल आखिरी बात यहाँ मैं कर इस बैकवर्ड पास के हवाले से। अब देखें जरा, ये क्वेश्चन क्या बन गई? ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये है DZ1। मैं ये वाली जो कैलकुलेशन है, मैं इसकी जगह पे पुट करूं, ठीक है, जरा देखिएगा। ये है DZ2 मल्टीप्लाई बाय W2 का ट्रांसपोज। ये सारा कुछ ऐसा जैसे इस जगह रख दिया, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ रख दी, ठीक है।
ये है मल्टीप्लाई। मैं अभी अभी ये बात समझ आ रही है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है, ये भी अभी देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय दिस जी ऑफ 1 डैश, यानी कि इसका डेरिवेटिव। चलें जी, आप जरा डायमेंशन चेक करें, बड़ी तवज्जो से आप डायमेंशन चेक करेंगे, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए। देखें जरा जी, ये जो DZ1 है, DZ1 की डायमेंशन क्या होनी चाहिए जी शाबाश, इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए 4 कामा, सही है, ये रिक्वायर्ड है हमें। और इसकी डायमेंशन जो है, इसकी डायमेंशन हम देख चुके हैं प्रीवियसली, ये क्या है 4 कामा 1, इस सारे की 4 कामा 1, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी डायमेंशन क्या है जी, जी Z1 की डायमेंशन क्या है, Z1 की 4 कामा 1। ये बेसिकली क्या है, मैं उस पर कोई एक्टिवेशन अप्लाई कर दूं, कोई भी, तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, मतलब ए क्या आएगा, ए की डायमेंशन वही होगी जो सी की है, ठीक है ना। ऐसे ना एलिमेंट वाइज कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं, वो हर एलिमेंट पे, उस वेक्टर के हर एलिमेंट पे अप्लाई होता है। जैसे सिग्मॉइड आप जी पे अप्लाई करते हैं, तो सिग्मॉइड उस वेक्टर के हर एलिमेंट पे होता है। इसका क्या मतलब है कि जी की डायमेंशन है 4 कामा 1, तो ये जो फंक्शन है, जो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर देंगे ना, उसकी डायमेंशन भी यही होगी 4 कामा 1। सही है, ये बात समझ आई, शाबाश। अब जरा मुझे बताएं शाबाश, ये मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है, ये अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है नहीं। यहां देखें जरा, आउटपुट क्या चाहिए हमें, तो ये क्या करें हम इसके साथ कि आउटपुट, ये कैसी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए कि आउटपुट आए 4 कामा 1। एक है मल्टीप्लिकेशन के पूरा रो, एक वेक्टर दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। मैं वो मल्टीप्लिकेशन बात नहीं कर रहा, वो करते हैं, वो हो रही है, काफी जगहों पे हो रही है। अब यहां पे कैसी मल्टीप्लिकेशन होगी, एलिमेंट वाइज, शाबाश। एलिमेंट वाइज क्या मतलब, इस 4 कामा वेक्टर 4 कामा 1 का जो एक वेक्टर है, और यहां पे भी एक वेक्टर है 4 कामा 1, इनकी एलिमेंट वाइज, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन से मुराद क्या है, बिल्कुल जैसे यहां पे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहां से मुराद है एलिमेंट वाइज ये तो स्केलर वैल्यू थी, तो उसने मल्टीप्लाई इससे होना था एलिमेंट वाइज, ये भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, या मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहां एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ये मेरी बात समझ आ रही है, ये सबसे क्रिटिकल बात थी, इन सारी डिस्कशन के हवाले से डिफरेंट थी, अभी तक हमने ऐसे नहीं की बात। हाँ, समझ आ गई बात, ठीक है। चूंकि अभी आप जस्ट आपने देखना आउटपुट किस डायमेंशन की चाहिए, बस उस कॉन्टेक्स्ट में आपने सारी चीज़ें देखनी है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे पास, इसका मतलब है ये है जी वेक्टर, इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं जी, शाबाश। अब हमारी आखिरी 2 कंपटीशन आ गई जी। डी यहां हमने कंप्यूट करना है DW1 और DB1 जी। पहले हम कर लेते हैं बात DW1 की। इसका क्या मतलब है, आप W को चेंज करते हैं, वो अफेक्ट डाल रहा है पहले Z1 पे, और Z1 जो है देखिए जी, अगेन ये वाली बात ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं, दिस इज DZ1। ये मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा इसकी जगह पे, ठीक है, लेकिन आपको समझ आए। अब ये कंप्यूट करने की जरूरत है जी, शाबाश। क्या आएगा x, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज, सब जरा होप्स हो कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो इसका आंसर इंशाल्लाह आप आसानी से दे देंगे जी। यहाँ क्या आंसर आएगा, यानी कि इसका, इस फॉर्मुलेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1, ठीक है। ये है ना, ये इस टर्म का आंसर चाहिए, तो क्या आंसर आया x, सही है।
देखें जी, DW1 की डिमेंशन क्या होनी चाहिए, बात यहाँ से शुरू करते हैं फिर सारी। हाँ जी, इसकी डिमेंशन तो हमें पता चल गई है, क्या है जी 4,1। इसकी डिमेंशन क्या है 3,1। शाबाश। इसकी डिमेंशन क्या चाहिए हमें, W1 की डिमेंशन क्या चाहिए 4,3। शाबाश, 4, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। हाँ जी, शाबाश, एक्शन। ठीक है, तजर्बाकार बंदे हो गए अब आप। तो जस्ट आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो इसकी डिमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डिमेंशन हो जाएगी 1, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ गई आपको। अच्छा, मैं यहाँ ना जस्ट डिमेंशन आपको शो कर रहा हूँ। ऑनेस्टली आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं आप, कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन सही भी हो रही है कि नहीं हो रही, क्या वही वैल्यू जो हमने सोच रहे हैं वो आ रही है कि नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको डिमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में अभी सारा कुछ बता रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू क्या है वो भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने जनाब कर लिया। जी, इसके बाद अच्छा, ये स्टैटिक लगाया, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब क्या है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, सही है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये ज़हन में रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट और आखिरी कंप्यूटेशन, वो क्या DB जी, वो क्या आएगी वैल्यू, अगेन वो DZ है और मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू B क्या आएगा 1। तो यही है बस, दैट्स इट। सही है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये वैल्यूज आ गई, उसके बाद क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, ग्रेडियंट कंप्यूट कर लिए, फिर क्या करते हैं, नहीं वो रिपीट तो करते नहीं, अभी एक ही ट्रेनिंग एग्जांपल थी, आपने ग्रेडियंट कंप्यूट कर लिए, यानी कि क्या मतलब, फॉरवर्ड पास किया, बैकवर्ड पास किया, बैकवर्ड पास के अंदर डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, डब्ल्यूज किसके, बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यूज फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सिंपल सा सवाल है यार। हाँ नहीं, डेरिवेटिव आ गया, अब डेरिवेटिव क्यों कंप्यूट किए, आउटपुट तो समझ आती है ना, लॉ, हाँ जी हम प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं और हाँ उसके बाद हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, डेरिवेटिव क्यों कंप्यूट किए ना, ये किस्मत। शाबाश, वेट्स अपडेट करने हैं जनाब, ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करना है इसके बाद, यानी कि ये आपने कर लिया है, तो अब आप इन डेरिवेटिव्स को यूज करके वेट्स को अपडेट करें, उस डायरेक्शन की तरफ मूव करें जहां पे आपका लॉस कम आए। यानी क्या मतलब, ये सारा कुछ मैं अभी एक लूप के अंदर लिखता हूं थोड़ी देर तक। तो आपने बेसिकली इसके बाद करना क्या है, W1 फॉर एग्जाम्पल, W1 की बात, W1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ये करना। इसी तरह से आपने DW2 के बारे में, B1 और B2 के बारे में, सही है। कोई सवाल जिस हवाले से, अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो आप समझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको डीप लर्निंग की, मैं अभी शैलो नेट, अभी मैंने देखें पहले शैलो नेटवर्क को डिस्कस किया, फिर हमने न्यूरल नेटवर्क विद वन हिडन लेयर। अगर आपको ये समझ आ गई है ना, अब इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम डेप्थ बढ़ा भी लें तो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, इक्वेशन ऐसे ही है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, सीक्वेंस के अंदर लिख देता हूँ स्टेटमेंट ये क्या होंगी, जरा इसे ज़हन में रखना है आपने। बस मैं इसको ना यहाँ पे देखें जी, अगेन एक ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में जी, मैं अभी आप लिखने लगा हूँ क्या क्या कैलकुलेशन की ज़रूरत है। बेसिकली
बी डी बी जो लिखा था हमने DB2 बता दिया मैंने, DB2 यानी कि ए की शायद ज़रूरत, ये लिखा है यहाँ पे बी, हमने बी मिटा दिया मेरे ख्याल में। चले लिख लेते हैं जी। यहाँ देखें जी, सबसे पहले मैं ए को नहीं लिखता, मैं अभी ये इक्वेशन लिखने लगा बैकवर्ड पास की लिखने लगा सारी इक्वेशंस, ठीक है। फॉरवर्ड पास की लास्टली लिख ली थी हमने, अब बैकवर्ड पास की लिख रहे हैं। तो बैकवर्ड पास फॉर सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल वो क्या इक्वेशंस हैं वो मैं बताने लगा। सबसे पहले डी, वो क्या है जी, ए, ठीक है। अच्छा जी, अब DW2 वो क्या है, DZ2 मल्टीप्लाई बाय A1 ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है जी। इसके बाद DB क्या था जी, वो शायद सिर्फ DZ था, ऐसी था। लेकिन जी ये है ऑलमोस्ट सेम शैलो नेटवर्क की तरह की क्वेश्चंस, सही है। अच्छा, इसके बाद DZ मुझे बताएं, DZ1 जी, DZ2 मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय G, पहली लेयर का डैश ऑफ, ठीक है। वही क्वेश्चन को मैं सीक्वेंस के अंदर लिख रहा हूँ। हाँ जी, इसके बाद जी DZ1 X ट्रांसपोज, हाँ जी। नेक्स्ट बस इन इक्वेशंस का आपने पाइथन कोड लिखना है तो बैकवर्ड पास हो जाना, दैट्स इट, ठीक है। np डॉट फंक्शन कोड, np डॉट, सही। अच्छा जी, यानी कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है वहाँ np डॉट फंक्शन को यूज़ करें। अच्छा जी, ये इक्वेशन आपने लिखी सिंगल ट्रेन एग्जाम्पल, और एंड पे फिर आपने सिंपल W2 इज इक्वल टू W2 माइनस अल्फ़ा और बस ये 4 अपडेट्स, ठीक है। ये बैकवर्ड पास, यानी कि ये बैकवर्ड पास हुआ और उसके बाद ये कैलकुलेशन, फॉरवर्ड पास हुआ, बैकवर्ड पास हुआ और उसके बाद, ठीक है। यानी कि इस लूप से बेसिकली लूप तो हमने डाली नहीं है अभी, लेकिन अभी लूप अगर मैं डालूं तो लूप से बाहर आने के बाद, ठीक है। यानी कि एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग बैकवर्ड पास है और होने के ये हो गया है और उसके बाद अपडेट कर, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया है, डायमेंशन इनमें रखनी है आपने, सारी डायमेंशन नहीं भूलनी, ठीक है। डायमेंशन भी मेंशन कर लें साथ साथ, एटलीस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं जी। इसकी डायमेंशन क्या है 1,1, इसकी 1,4, इसकी 1,1, इसकी जी 4,1, यहाँ पे जी 4,3, 4,1, ठीक। अच्छा जी, चलें जी, ये हमने सारा कुछ कर लिया सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में। अब मैं चेंज करने लगा हूँ, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है आपने प्लीज़। एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें कैसे चेंज होंगी, ठीक है। देखें जी, वो बताने से पहले मैं आपको देखें
आप ये क्या है सिंगल ट्रेन एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में, डी डब्ल्यू क्या है, कोई भी डी डब्ल्यू टू फॉर इंस्टेंस, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू, सही है, सिंगल ट्रेनिंग। अब हमारे पास अगर एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल है तो हम क्या देख रहे हैं, लॉस देख रहे हैं, कॉस्ट देख रहे हैं, कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जरा बड़ी तवज्जो से देखनी इस बात को प्लीज। अब हमने कॉस्ट कंप्यूट करनी है, कॉस्ट बेसिकली क्या है, वो क्या है बेसिकली, देखिए जरा बड़ी तवज्जो से प्लीज। इन सारे लॉसेस को क्या कर लें आप, कॉस्ट के सम कर लें, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m लॉस, लॉस क्या है ए, देखिए जरा ए ऑफ 2 है ना, 2 ऑफ i, ये प्रेडिक्शन हो रही है ना हमारी, उसे मैं i कह देता हूँ कि किसी एक ट्रेन एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग, कामा y ऑफ i, इसका देखें, इसका डेरिवेटिव विद सॉरी इस, हाँ जी, सभी को सम और इसको, तो ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट। सभी लॉसेस को ऐड कर दें, ये क्या है कॉस्ट। अब डेरिवेटिव हमने किसका फाइंड करना है, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है लॉस का नहीं आना चाहिए, फिर किसका आना चाहिए, कॉस्ट का। तो वो कैसे आएगा, मैं इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, कोई भी W1 W2, ठीक है, B1 B2, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए जरा 1/m ऐसे ही, समेशन i इज इक्वल टू 1/m ऐसे ही, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू, समझ आ रही बात, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा इसके अंदर, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट्स ओके। इसका क्या मतलब, क्या चेंज आएगी, क्या चेंज आएगी आप बता सकते हैं, जो कुछ हम कर चुके हैं अब उसके अंदर क्या हम और ऐड करेंगे तो वो कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। जी शाबाश, बता सकते हैं मुझे आप, देखिए ये काम हम पहले भी कर चुके थे शैलो नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में। जी क्या चेंज आई, क्या चेंज आई, जी ये क्या बता रहा है, ये चीज़ क्या बता रही है कि अब आपने हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लॉस को ऐड करना है, पहली बात ये, और उसके बाद उसे 1/m से डिवाइड करना। यानी कि आप जहाँ W फाइंड कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं है, इसके साथ 1/m करना है किसी तरह से आपने एक चीज़, और जितनी भी टर्म्स है ना एक ही ट्रेनिंग एग्जाम्पल सभी को ऐड कर दें किसी तरह से। सम टाइम हम एक्सप्लिसिटली ऐड कर रहे होंगे, सम टाइम कोई क्वेश्चंस हम लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो ऐड होंगे, ठीक है। तो ये काम हमने करना, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, यानी कि ये काम आपको अभी करने हैं एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में, कि मीन लेना है, अगर मैं W फाइंड कर रहा हूँ WB, ठीक है, मीन लेना है मुझे, और उसके बाद उसे मुझे सम कर किसी तरह से। ये मेरी बात समझ आ रही, इंट्यूशन बिग पिक्चर में समझ आ रही है बात क्या नहीं, कि मुझे समेशन फाइंड करनी है और 1/m से डिवाइड करूंगा मैं, तो ये मेरा क्या कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना है, जरा उसे देखें जी। मैं अब इस इक्वेशन को लिख लेंगे दोबारा से, हाँ जी। ये था सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में, जरा देखिएगा इस बात, 1,1 1, अब जब हम कहते हैं सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल को हम कंसिडर करने जा रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जी शाबाश, क्या करते हैं जी, पहले मुझे मैट्रिक्स बताएं जी, मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, एक्स जो हम इनपुट देते हैं वो क्या होता है, जी शाबाश, बिल्कुल, बात वहाँ से शुरू करते हैं।
ये जो भी लिखा हमने डेरिवेटिव या ग्रेडियंट्स हमने कंप्यूट किए फॉर सिंगल ट्रेनिंग। अब हम m ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात करें। वहां पे इनपुट क्या होगी, यहां इनपुट आप क्या देंगे, देखिए जरा x क्या है हमारी जी, x क्या है, ठीक है, या अगर 3 फीचर हैं तो 3/m। अच्छा y क्या होगा, y भी बिल्कुल इसी तरह से हमारा रो वेक्टर जिसके अंदर क्या डायमेंशन इसकी, सही है जी। देखें जी, अगर मैंने ये मैट्रिक्स सेंड की एज अ इनपुट टू दिस नेटवर्क, इसने अब प्रिडिक्शन क्या करनी है, ये ए क्या होगा जी शाबाश 1/m, ये लास्ट टाइम कर दिया। अब मैं इसको ना कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, क्या मतलब, मैं अब चीज देखें जरा, ये इक्वेशन लिखने लगा हूं, ये मेरा ए वेक्टर है, ए ऑफ 2 माइनस वाई, ये ए क्या है 1, ये क्या है 1, अब ये मुझे आउटपुट क्या देगा, DZ, क्या डायमेंशन है इसकी, एग्री है जी, करते हैं इस बात से, सही है। जिनके फॉरवर्ड पास किया, फॉरवर्ड पास की मैं क्वेश्चन लिख रहा, लास्ट टाइम मैंने लिख ली थी, फॉरवर्ड पास जब हमने लास्टली किया था तो उसके बाद जब हम m क्वेश्चंस के साथ किया था तो आउटपुट क्या आई थी 1, m, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी शाबाश, W, इसे ना कैपिटल कर ले, ये बड़ा Z कर ले इस तरह से। नेक्स्ट DW अभी हमने फाइंड किया, W की बात किया है, वो क्या आएगा 1/m से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय, और समेशन फाइंड करनी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, हम जो लिखते हैं उसके अंदर 1/m तो खुद ऐड कर देते हैं, समेशन होती है कि नहीं, ये देख लेते हैं। देखें जी, DZ क्या डायमेंशन है इसकी, हाँ जी शाबाश, ये क्या होगा जी इसकी डायमेंशन, जी ज़रा गौर से देखिएगा जी, ये क्या हो रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटपुट क्या चाहिए जी, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, 1,4 ही चाहिए ना, कहाँ जी कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, ज़रा गौर से देखें। जी शाबाश, चलें जी गौर करें जी, जी शाबाश गौर करें, क्या जी 1, नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं, देखें जी देखें शाबाश, हाँ जी क्या आंसर है जी,
ए की डायमेंशन क्या है? ए बेसिकली देख लो, A1 है, A1 की क्या डायमेंशन? 4, m कमा 4 नॉट 1, ये 4 की बात 1 की बात हो रही है। हाँ जी, अब इट्स फाइन, ठीक है। अगर आप जस्टिफाई देखिए, मैं सम नहीं इसके साथ लिखा, इसके साथ मैंने सम, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना ऑनेस्टली वो देखेंगे सम सारी एग्जांपल खुद ही होती जाएंगी, यानी कि ये वाली समेशन होती जाएगी सभी के साथ। मैं इसको नहीं कर रहा, मैं समेशन नहीं कर रहा इसके साथ। दिस इज अ होमवर्क। होमवर्क जरा सुन लो, होमवर्क क्या है? नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल है 3, ठीक है। बस 3 एग्जाम्पल आपने लिख लेनी है, यानी एक्स मैट्रिक्स 3, और इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, ठीक है। और देखना है कि समेशन हो रही है कि नहीं। इसका जवाब इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर दूंगा, लेकिन आपने इसे जस्टिफाई करना। इसके साथ मैं सम नहीं लिख रहा, ठीक है। ऑटोमेटिकली सम होगा, वो कैसे होगा ये आपने देखना। नहीं आंसर आएगा फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें, अब मैं सम करूंगा, ठीक है। ये क्या है? एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल ना के कॉरस्पॉन्डिंग DZ1 2, मुझे सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग जो DZ2 की वैल्यू आई है उन्हें सभी को क्या करना है? सम। तो अब मैं सम करता हूं, यानी कि ये वाली इस मैट्रिक्स के अंदर DZ की वैल्यू पड़ी है, सभी का सम कर, तो वो कैसे होगा जरा गौर से देखिए। ठीक है जी, ये समझ आई है। ये मैंने एक्सिस क्या लिखा है? एक्सिस 1, इसका क्या मुराद है? देखिए एक्सिस 2 है, रो वाइज एक्सिस है वो 0, कॉलम वाइज एक्सिस है वो 1, इस वजह से ये लिखा। और ये मैंने क्या लिखा है? कीप डायमेंशंस इज इक्वल टू ट्रू। इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर तक देता हूँ, ठीक है। यहां तक जी हो लिख लिया हम। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, शाबाश। हाँ जी, ठीक है जी। ये ठीक है जी, आंसर क्या क्या आउटपुट आएगी? जी शाबाश, इसकी डिमेंशन बताएं जी। 4 एग्री, ठीक है जी, एग्री करते हैं इस बात से, इस पर तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट मजे की बात देखिए, मैं फिर एक काम करने लगा, क्या? 1/m मल्टीप्लाई बाय DZ, बड़ा गौर से देखना इस बात, XT, अभी देखें, हाँ जी, इज इक्वल टू DW क्या ख्याल है? अब जरा गौर से देखिएगा इस बात, यहां पे क्रिटिकली देखना जरूरी है। इसकी डायमेंशन क्या है? 4/m। इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन बताएं जी। M,
n। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ गई 4 कामा, और यहां भी मैं कह रहा हूं सम करने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन खुद ही अंदर से सम कर रही है। दूसरा m है, ये 4 कामा m। जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कंप्यूट करना है हमने? dB इज इक्वल टू, देखिए जरा सभी D1 जो है उनको ऐड कर दें और डिवाइड भी करना है 1/m से, तो मैं लिख देता हूं एक मिनट मैं चलिए इस बात को जरा दोबारा देखें। ये मैंने लिखा है DZ1 जो कि 1/m है, इसकी सारी वैल्यू क्या करते हैं हम ऐड। ठीक है, सॉरी DZ1 है हमारा, क्या डिमेंशन इसकी DZ जी, इसकी डिमेंशन क्या है 4 कामा m। ठीक है, 4 डायमेंशनल वेक्टर है और m जो है हमारे पास कॉलम्स हैं, तो आपने सारी वैल्यूज को क्या कर देना है ऐड कर देना है। देखिए जरा इस बात को बड़े गौर से देखिएगा। एक्सिस में 1 किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है कीप डायमेंशन इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, कीप डायमेंशन का क्या मतलब होता है जरा देखें। कीप डायमेंशन का मतलब ये होता है, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसकी आउटपुट का डायमेंशन आए 4 कामा 1। ठीक है, अब सभी को ऐड करेगा तो आउटपुट क्या आनी चाहिए 4 कामा 1। अगर आप सिर्फ ऐड कर देते हैं ना और कीप डायमेंशन को मेंटेन नहीं करते, मतलब सारी वैल्यू को ऐड कर देते हैं 1, ये यहाँ पे वैल्यू है 1 कामा 1, 1 कामा m, सारी वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट पता क्या आना है 1 कामा दैट्स इट। यानी क्या मतलब, रैंक 0 की मैट्रिक्स आंसर आएगा जिसकी डायमेंशन क्या होगी 1 कामा, 2 डायमेंशंस नहीं होंगी इस वजह से। लेकिन हमने बहुत पहले बात कर ली कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो मैट्रिक्स है ना रैंक 2 की रहे, तो यहाँ कीप डायमेंशन का मतलब यह है रैंक 2 मैट्रिक्स। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी कीप डायमेंशन का मतलब क्या है, जो आउटपुट आए वो रैंक 2 की। ठीक है, 4 कामा 1 का ही वेक्टर आएगा। ठीक है, या सिर्फ ये ना आए 4 कामा। क्लियर है ये बात? जस्ट यानी कि कीप डायमेंशन का मतलब है रैंक 2 की मैट्रिक्स। जी चलें जी शब्द ये वाला जी 4 बाय, हाँ जी देख लेते हैं इसे जी शाबाश। हाँ जी, ये कह रहे हैं 4 बाय, W हमारा क्या है W1 4/3। चलें देखते हैं जी, ये क्या है C की वैल्यू। X देखें ना, X क्या है लिखा हुआ है ना बेसिकली, X क्या है m/3। ठीक है, बेसिकली क्या था, जो हमारा W1 था वो अगर मैंने उसे 3 इनपुट दिए उस कॉन्टेक्स्ट में हमने लिखी थी ना। ठीक है, अगर हम n कर देते हैं तो इट्स ओके। ठीक है, अगर ये मैं 3 लिख देता हूँ फिर भी ठीक है, n लिख देता हूँ फिर भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। ठीक है जी, चलें जी, आज का लेक्चर यही है। बस आपने ये करना है कि जस्टिफिकेशन करनी है कि ये एडिशन वाकई यहाँ पे नहीं रिक्वायर इस वाली क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे भी रिक्वायर नहीं। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन आपने मुझे देनी है थोड़ी एग्जांपल के साथ, मतलब 5 एग्जांपल समझ लें, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है फिर बता दें। चलिए अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे।